गुड मॉर्निंग। हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या यहाँ पर देखना है। परावर्तन के नियम आप जानते ही हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। उसी को यहाँ व्याख्या कर देनी है। तो उसकी व्याख्या के लिए मान लीजिए z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो z डैश आप देख रहे हैं ये एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया गया z, इसे z डैश मान लीजिए, ये z डैश। इस पर कोई एक तरंगाग्र हमारा ए बी, ये तिरछा तरंगाग्र इसकी तरफ आ रहा है, गिर रहा है, इस तरह तिरछा आपतित हो रहा है। माना t बराबर 0 समय पर जो हमारा तरंगाग्र है वो z डैश पृष्ठ के इसको बिंदु A पर स्पर्श करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर समय t बराबर 0 मान लिया। जिस समय ये इसको स्पर्श कर रहा है समय को t बराबर 0 मान लिया गया। और फिर इसके बाद ये देखा कि माना कि जो तरंगाग्र हमारा है उसकी चाल v है, तथा तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A डैश पहुँचने में, A डैश तक पहुँचने में, इस बिंदु B को यहाँ तक पहुँचने में मान लिया समय t लग रहा है। t समय में यहाँ तक चल रहा है। चाल इसकी v मान लीजिए। तो t समय में जो चली गई दूरी होगी वो हो जाएगी v इंटू t। v चाल मान ली गई, t समय मान लिया गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? vt हो जाएगी। जैसे जैसे ये तरंगाग्र ये भी आप देख रहे हैं आगे बढ़ता चला जाएगा, इस तल को स्पर्श करेगा, z डैश को स्पर्श करता जाएगा, वैसे वैसे a और a डैश के बीच के बिंदुओं से हमारी द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएँ निकलेंगी जो v चाल से माध्यम में आगे फैलती चली जाएंगी। सबसे पहले जो द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी हमारी वो बिंदु A से निकलेंगी। जितने समय में तरंगाग्र बिंदु B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएँ बिंदु A से चलकर B डैश तक पहुंचती है। इसका मतलब B A डैश बराबर है A B डैश के, और ये दोनों बराबर हैं किसके? ये दोनों बराबर हैं V इंटू T के, यानी चाल गुणा समय। तो दूरियां बराबर हो जाएंगी। ये आप दूरी बराबर ले लीजिए। अब इसके बाद ये मान लीजिए A को केंद्र मान करके B डैश A त्रिज्या का, B डैश A का मतलब VT त्रिज्या का एक चाप ये खींच दिया गया। इस चाप पर ये स्पर्श रेखा खींच दी गई। स्पर्श रेखा खींच दी जाती है तो ये जो A डैश B डैश हमारा बन गया, इस तल पे आप देखिए कि जैसे जैसे यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ हमारी निकलेंगी A और A डैश के बीच से जो द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी वो A B डैश को इसको स्पर्श करेंगी, इसको यानी A डैश B डैश को स्पर्श करती चली जाएंगी। हाइगेंस के अनुसार ये जो हमारा होगा नए तरंगाग्र को A डैश B डैश नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, और यही A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज AB A डैश और AB डैश A डैश में देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों त्रिभुजों में अगर साइन I का मान निकाला जाए तो साइन I बराबर, साइन I किसके बराबर है? साइन I बराबर आपको लेना होगा I के सामने कौन सी भुजा आ रही है? I के सामने आप देखिए जो भुजा आएगी वही लंब हो जाएगी। तो साइन I के सामने मिल रहा है हमको B A डैश, और 90 अंश के सामने, ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने मिल रहा है A A डैश। तो साइन I बराबर हो जाएगा B A डैश अपॉन A A डैश। इसी तरह से साइन R, ये जो साइन R आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन R बराबर अगर देखा जाए तो ये बराबर होगा A B डैश, यानी इसके सामने ये भुजा आ रही है, और 90 अंश के सामने भुजा फिर आपके 90 डिग्री के सामने आ रही है A A डैश। तो ये बराबर हो जाएगा A B डैश अपॉन A A डैश। अगर साइन I को साइन R से भाग दे दें तो आपको मिलेगा B A डैश अपॉन A A डैश इंटू A A डैश अपॉन A B डैश, और ये A A डैश कैंसिल हो जाएंगे। ये A A डैश कैंसिल होने के बाद आपको मिल जाएगा B A डैश अपॉन A B डैश। B A डैश
अपॉन ए बी डैश, दोनों की वैल्यू ये वी टी के बराबर निकली हुई है। अगर इसको वी टी के बराबर रख दीजिए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1। इसका मतलब ये होगा कि साइन आई बराबर साइन आर, यानी ये साइन आई साइन आर के बराबर। अब दोनों तरफ से अगर साइन हटा दिए जाएं तो दोनों तरफ से साइन हटाने का मतलब क्या मिलेगा, आई बराबर आर, और आई बराबर आर का मतलब हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ये आप यहाँ सिद्ध कर देते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि ए बी, ए डैश बी डैश और जेड जेड डैश जो है वो कागज़ के तल में है। ए बी का मतलब आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश का मतलब परावर्तित तरंगाग्र, और जेड जेड डैश जो पृष्ठ आप लिए हैं वो सब एक ही तल में है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा जो परावर्तन के दोनों नियम हैं उनको यहाँ से व्याख्या हो जाती है। तो इस तरह से ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। एक पॉइंट यहाँ पर और समझाना चाहते हैं, वो आप ध्यान से ज़रा देख लीजिए। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल हमारी 90 डिग्री आ रही है, ये कैसे 90 डिग्री यहाँ हमको मिल रही है। ये कोण जो हमारा आई आया, ये वाला, ये आई कैसे आ गया, इसको निकालने के लिए देखिए, ये जो आपतित तरंगाग्र है, ये जो आ रहा है आपका, ये कोण आपने 90 डिग्री लिया हुआ है। जब ये 90 डिग्री लिया हुआ है तो इस फिगर में ये पूरा कोण ये भी 90 डिग्री होगा, यानी आई प्लस आर जिसको कह रहे हैं वो 90 डिग्री होगा। अब अगर हमको ये कोण निकालना है, ये वाला कोण, तो ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण आपका जो इतना सा ये देख रहे हैं छोटा सा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। 90 में से आई को माइनस कर दिया जाए तो इसका एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आई, 90 माइनस आई मिल जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ ये आपका जो यहाँ पर आप लिए हुए हैं, इसमें ये अभिलंब खींचा गया है। तो अभिलंब खींचा गया है तो ये पूरा कोण ये फिर 90 अंश, 90 अंश में से अगर इस कोण को माइनस कर दें आप, ये कोण आप निकाल चुके हैं 90 माइनस आई। जब 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा आई। तो ये जो कोण आपका आ रहा है इस कोण का मान आ जाता है। इस तरह से इस कोण के मान को आई निकाला गया। इसी प्रकार इधर ये आर निकल आता है। तो आई और आर जो कोण यहाँ चित्र में लिए गए वो इस तरह से निकाले गए। तो परावर्तन की व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आता है अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार से अपवर्तन की व्याख्या। इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ ये कोई एक पृष्ठ जेड जेड डैश यहाँ अपवर्तक पृष्ठ लिया गया है। ये जेड जेड डैश जो ये आप देख रहे हैं जेड और जेड डैश अपवर्तक पृष्ठ है। ये माध्यम 1 है और नीचे माध्यम 2 है। नीचे की तरफ माध्यम 2 ले लिया गया, ऊपर की तरफ माध्यम 1 लिया गया है। यहाँ पर फिर ए बी जो आपका है वो क्या, वो तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र जो तिरछा गिर रहा है। t बराबर 0 समय पर ये जेड डैश के बिंदु ए को टच कर रहा है। सबसे पहले बिंदु ए को टच कर देता है और तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। ये मान लिया गया कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t समय लग रहा है, इसको यहाँ तक पहुँचने में t समय लग रहा है। तो यहाँ पर अगर इस माध्यम में तरंगाग्र की चाल v1 मान लीजिए पहले माध्यम में, तो ये दूरी बी ए डैश बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, यानी इसका मान आपको मिल जाएगा v1 इंटू टी। दूसरे माध्यम में ये मान लीजिए दूसरे माध्यम में कि इसकी चाल है v2, तो दूसरे माध्यम में ए बी डैश जो दूरी तय करेगा ये बराबर हो जाएगा v2 इंटू टी के, ये v2 इंटू टी के। तो बी ए डैश ये बराबर हुआ v1 टी के और ए बी डैश ये बराबर हुआ v2 टी के। अब देखिए जैसे जैसे ये तरंगाग्र आगे बढ़ता चला जाएगा, ए बी आपका ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बिंदु ए डैश को टच करेगा और ए डैश से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी जो माध्यम में दूसरे माध्यम में आगे बढ़ती चली जाएंगी और ए डैश बी डैश को सब टच करेंगी। ए डैश बी डैश से आपका जो आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश ये इसको टच करती चली जाएंगी।
तो ए डैश बी डैश को हम अपवर्तित तरंगाग्र कह सकते हैं कि ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र। अब ए बी डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? ए बी डैश का मतलब हो गया दूसरे माध्यम में चाल गुणा समय, यानी ए बी डैश बराबर हो जाएगा V2 इंटू टी, जो आप लिख रहे हैं V2 इंटू टी। और बी ए डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हैं V1T, ये पहले आप निकाल चुके हैं V1। फिर यहाँ पर साइन आई का मान निकालिए, साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए। साइन आई की वैल्यू जैसा आप देख रहे हैं चित्र में किसके बराबर हो जाएगी? साइन आई बराबर हो जाएगा बी ए डैश अपॉन ये बी ए डैश अपॉन ए डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी V1T अपॉन ए डैश के बराबर हो जाएगी। साइन आर की वैल्यू अगर निकालते हैं, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी डैश अपॉन ए डैश, और ए बी डैश की वैल्यू बराबर है V2 इंटू टी के। तो इन मानों को अगर रख दिया जाए तो हमको मिलेगा, फिर यहाँ इन मानों को रखने के बाद साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू को रख करके भाग दे दीजिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये बराबर आपको मिल जाता है साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2, ये मिलेगा। साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल के नियम से आप देख चुके हैं, ये बराबर नियतांक होता है, तो V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा नियतांक के। यानी यहाँ पर पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम का चाल का अनुपात दिया गया जो कि नियतांक के बराबर होता है, और यहीं इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह देते हैं। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में ये सिद्ध कर दिया है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो आप ले रहे हैं वो एक नियतांक है जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यह नियतांक दोनों माध्यमों में तरंगों की चालों के अनुपात के बराबर है। दोनों माध्यम में जो तरंग की चाल है उसके ये बराबर आपको मिल जाता है। तो इस तरंग सिद्धांत से आप ये भी कह सकते हैं कि 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर V1 अपॉन V2, या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर पहला माध्यम वायु हो दूसरा माध्यम जल हो, तो इसके लिए हम इसको रख सकते हैं n बराबर C अपॉन V, यानी वायु में प्रकाश की चाल C और जल में प्रकाश की चाल V ले लिया गया, तो n बराबर C अपॉन V या V बराबर C अपॉन n। का जो मान होगा 1 से अगर अधिक है तो V का मान जो हो जाएगा वो C से कम हो जाएगा। इसका मतलब जो माध्यम में जो चाल होगी वो निर्वात में चाल से कम होगी। ये एक फार्मूला और आपको यहाँ पर मिल जाता है इसमें। तो हाइगेंस ने साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक स्नेल का नियम सिद्ध कर दिया, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो ये पृष्ठ पर अभिलंब देख रहे हैं सब एक ही तल में यहाँ लिए गए हैं। पहले नियम की भी पुष्टि हो जाती है, यानी अपवर्तन के नियम की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हो जाती है। इस फार्मूले को ध्यान में रखा जाए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कभी कभी लगाने के लिए इस पर आपको मिल जाते हैं। अब तीसरा आता है प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ का क्या मतलब है? कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम में, मान लीजिए किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय कर रही है जिसका निर्वात के सापेक्ष अगर आपने अपवर्तनांक n लिया हुआ है, तो nd जो दूरी है वो प्रकाश किरण द्वारा तय की जाएगी, और प्रकाश किरण द्वारा जो तय की गई दूरी है वही प्रकाशीय पथ कहलाता है। तो यहाँ प्रकाशीय पथ जो हमारा होगा वह nd के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अपवर्तनांक n वाले माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है, उसकी चाल v है, तब तरंग सिद्धांत से ये v बराबर हो जाएगा C अपॉन n। फिर ये मान लीजिए ये यहाँ पर C क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल। अब मान लो माध्यम में अगर d दूरी ये तय कर रही है तरंग, तो d दूरी तय करने में समय कितना लेगी? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय बराबर t बराबर हो गया, चली गई दूरी d और चाल है v, तो t बराबर d अपॉन v की वैल्यू C अपॉन n रख दीजिए, तो ये हो जाएगा t बराबर d अपॉन C अपॉन n, या ये बराबर होगा nd अपॉन C। ये मिल जाएगा समय। इतने समय t में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में कितनी दूरी तय की जाएगी? अगर निर्वात में तय की गई दूरी आपको निकालना है, तो निर्वात में तय की गई दूरी के लिए आपको निर्वात में चाल गुणा निर्वात में समय ये लेना होगा। यहाँ पर आप C का मान रख दीजिए, जो आप t का मान रख दीजिए, तो t का मान आपने निकाला nd अपॉन C।
ये यहाँ आप रख देंगे तो C इंटू एन डी अपॉन सी, सी सी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा n इंटू डी। तो ये n इंटू डी क्या था? यही है निर्वात में तय की गई दूरी। प्रकाश किरण द्वारा ये जो होगा n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय कर रही है, उतने ही समय में निर्वात में ये n डी दूरी तय कर देती है। यानी आप देख रहे हैं कि जो निर्वात में तय की गई दूरी है वह n गुना अधिक हो गई। माध्यम में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर d दूरी तय कर रही है तो निर्वात में n इंटू डी दूरी तय कर रही है। लास्ट इसमें प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। यदि जल में प्रकाश की चाल को v मान लीजिए और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा w मान लीजिए, तो ये v बराबर हो जाएगा लैम्डा w। ये जो आप दिखा रहे हैं v बराबर हो जाएगा लैम्डा w। फिर यहाँ अगर वायु में प्रकाश की चाल को c मान लिया जाए और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा मान लिया जाए, तो वायु में जो प्रकाश की चाल c है वो बराबर हो जाएगी न्यू लैम्डा। अब दूसरी समीकरण को पहले से भाग दे दें तो c अपॉन v बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा w। c अपॉन v पीछे आपने निकाल चुके हैं, c अपॉन v का मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर n रख दिया गया, तो n बराबर हो जाता है लैम्डा अपॉन लैम्डा w। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए आपको मिल जाता है, लैम्डा बराबर लैम्डा w। या लैम्डा w किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा w बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन n। तो इसको भी ध्यान में रखें, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। अब आगे हम लोग जो होंगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे।